हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आप लोगों के लिए जो आप लोग का HSSC सेट का एग्जाम होने वाला है मेंस का, जिसमें जो बच्चे कॉमर्स से हैं उन लोगों के लिए, और या फिर जो TSSB के PGT कॉमर्स के बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए मैं प्रैक्टिस सब लेकर के आ रही हूँ, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए। प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए। आपको जितनी भी थ्योरी अच्छे से याद हो, लेकिन प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज होती है उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि लिमिटेड टाइम होता है, उसमें आपको पेपर अपना सॉल्व करना है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ही ज़्यादा आप लोग के लिए एग्जाम में बेनिफिशियल रहता है। तो आए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगेगी लाइक करिएगा और फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। मेरे साथ साथ आप लोग भी सॉल्व करिए और मुझे कमेंट में बताइएगा कि कितने आप लोग के क्वेश्चन सही हैं। आइए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Which one of the following training method is most suitable for developing problem solving skill? निम्नलिखित में से कौन सी प्रशिक्षण विधि समस्या समाधान संबंधी कौशल विकसित करने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है? केस स्टडी, लेक्चर, रोल प्लेइंग, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग। क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि किसी भी स्किल को डेवलप करने के लिए कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होती है, कि जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको आप किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं, किस तरह से फेस कर रहे हैं, तो उसके लिए कौन सी यहाँ पर जो आपके दे रखे हैं मेथड्स सबसे अच्छे होते हैं। क्योंकि जो HRM होता है वहाँ पर बहुत स्किल्स पर भी ध्यान दिया जाता है, जो ट्रेनिंग दी जाती है। तो यहाँ पर सबसे अच्छी कौन सी स्किल होगी और कौन सी ट्रेनिंग के लिए रहती है, तो आपकी केस स्टडी रहती है कि यहाँ पर कोई केस होता है उससे रिलेटेड दिया जाता है, जिस पर स्टडी करी जाए, जिससे सारे पहलुओं को देखा जाए, समझा जाए, उसके बेस पे जो तैयारी की जाएगी समझा जाएगा, तो ज़्यादा अच्छे से ट्रेनिंग दी जा सकती है। ये जो मेथड था वो फ्रेडरिक लिपले ने 1829 में दिया था। तो यहाँ पर इस लर्निंग को प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग के रूप में प्रयोग करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड ये माना गया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when responsibility, scope and challenge in work is deliberately upgraded, it is known as। जब जिम्मेदारी, क्षेत्र और कार्य चुनौती को उधमुखी किया जाता है तो इसे कहते हैं जॉब इनलार्जमेंट, जॉब एनरिचमेंट, जॉब रोटेशन, जॉब असाइनमेंट। ये चारों ही आपके काफी इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं इन चारों से रिलेटेड अलग अलग। यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है कि जब जिम्मेदारी, जो भी उत्तरदायित्व बनते हैं, जो क्षेत्र होता है कहाँ कहाँ कार्य करना है और क्या उसके लिए चुनौतियां हैं, उसको जब हम अपग्रेड करते हैं, डेफिनेटली अपग्रेडेड करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पर हम उसको अपग्रेड कर रहे हैं, डिटेल में समझ रहे हैं चीज़ों को। इसे क्या कहा जाता है, जॉब इनरिचमेंट कहा जाता है, कार्य का समृद्धिकरण करना कहा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which among the following is not an element of staffing process? निम्नलिखित में से कौन सा एक नियुक्ति कार्य संबंधी प्रक्रिया का तत्व नहीं है? Human resource planning, recruitment and selection, payroll management, job evaluation of employees। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि इसमें से कौन सा जो है वो स्टाफिंग प्रोसेस, जो प्रक्रिया होती है नियुक्त करने की, उसका एक तत्व नहीं। एक होता है आपका भर्ती, दूसरा होता है चयन, नियुक्त करना। तो जब किसी का पर काम पर किसी व्यक्ति को नियुक्त किया जा रहा है, स्टाफिंग का काम किया जा रहा है, नियुक्तिकरण हो रहा है, तो वहाँ पर कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती है, किसको शामिल नहीं किया जाता है। तो वहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग भी की जाती है कि कितना आपको ज़रूरत है, क्योंकि ह्यूमन को भी एक रिसोर्स की तरह देखा जाता है। तो हम बात ऑर्गेनाइजेशन की, बिजनेस की कर रहे हैं, तो आपका मानव भी एक संसाधन की तरह है, उसकी भी प्लानिंग की जाती है। करेक्ट है। भर्ती एवं चयन की प्रक्रिया भी होती है। भर्ती जो रिक्रूटमेंट निकाली जाती है, जैसे आप लोगों ने ही फॉर्म फिल किया है, रिक्रूटमेंट निकली है, तो उसमें आप लोग फॉर्म एग्जाम देंगे, जिसमें बहुत सी ऐसे पोस्ट होती है, उसमें इंटरव्यू होता है, कहीं पे डायरेक्ट रिटन एग्जाम होता है। तो इंटरव्यू देंगे, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, तो आपका चयन होता है, सिलेक्शन होता है। और उसके बाद कर्मचारियों का कार्य का मूल्यांकन, जो भी आप लोग काम करेंगे, जो आप लोग को काम दिया जाएगा, उसके बाद उसका एवेल्युएशन होगा। लेकिन उसमें पेरोल मैनेजमेंट शामिल नहीं किया जाता, वेतन सूची प्रबंधन शामिल नहीं होता। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ नैरोइंग अ लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू अ स्मॉलर फील्ड इज कॉल्ड। अभ्यर्थियों की बड़ी संख्या को कम कर छोटे समूह में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। यानी कि जब जैसे आप लोग ही हैं, बहुत से बच्चे हैं, रिक्रूटमेंट निकलती है, जैसे अगर किसी भी चीज़ की 10,000 वैकेंसी है, फॉर्म पड़ जाते हैं, उसको 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख। आज के टाइम में तो इतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट फैल गई है और वैकेंसी इतनी कम आती हैं कि एक फॉर्म पे कितने बच्चे फॉर्म डाल देते हैं। जैसे कि अभी UPP का ही पेपर हुआ था, जो कि कैंसिल हो गया, रद्द हो गया, लीक हो गया था। कितने बच्चों ने फॉर्म भरा था,
तो वहाँ पर जितने भी बच्चे फॉर्म भरते हैं, सिलेक्शन तो सिर्फ उतने का ही होगा ना जितनी सीट्स होती हैं। तो बाकी बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता, लेकिन रिक्रूटमेंट पे फॉर्म सब लोग अप्लाई करते हैं, सब लोग एप्लीकेशन देते हैं, जो भी कैंडिडेट एबिलिटीज रखते हैं, एलिजिबिलिटी रखते हैं उसकी, तो वो सब फॉर्म फिल करते हैं। तो उसमें से जो बड़ा समूह होता है उसमें से कुछ लोगों का जो चयन किया जाता है, कुछ लोगों को जो चयनित किया जाता है, वही प्रक्रिया क्या कहलाती है ये पूछा है। रशिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, एनरोलमेंट। तो यहाँ पर वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? रिक्रूटमेंट, जब फॉर्म आते हैं वो रिक्रूटमेंट होती है, और सिलेक्शन उसमें से जब कुछ लोगों को जो भी वो अपने मापदंड रखते हैं रिटर्न कराए, या फिर जो है इंटरव्यू होता है, जो भी अपने उनके रखे जाते हैं उसके अकॉर्डिंग वो चयन करते हैं, सिलेक्शन करते हैं। तो यहाँ पर वो प्रोसेस क्या कहलाती है? वो प्रोसेस कहलाती है चयन या फिर सिलेक्शन। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिटर्न ऑफ इनकम इज सबमिटेड अंडर विच सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। आयकर रिटर्न निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत जमा किया जाता है? तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि जो इनकम टैक्स रिटर्न जमा किया जाता है वो किस सेक्शन के तहत किया जाता है? सेक्शन 138 सबसेक्शन 1, सेक्शन 142 सबसेक्शन 1, सेक्शन 139 सबसेक्शन 1, सेक्शन 129 सबसेक्शन 1। यहाँ पर जो आयकर रिटर्न होता है वो किस धारा के अंतर्गत होता है? तो वो आपकी कौन सी हो जाएगी? तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो चल रहा है उसकी कौन सी धारा होती है? उसकी धारा आपकी सी हो जाएगी, सेक्शन 139(1). इस सेक्शन के तहत जो होता है वो आयकर टैक्स रिटर्न जो होगा वो भरा जाता है। कौन भरता है? जो भी उसी सीमा के अंतर्गत आ रहा होता है, जो एग्जम्पशन लिमिट के ऊपर होती है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द बुक profit of a partnership firm is rupees 1,10,000, the remuneration admissible to working partner under section 40 subsection B of the Income Tax Act 1961 is। यदि साझेदारी फर्म का जो पुस्तकीय लाभ है वो 1,10,000 है तथा आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत धारा जो है वो 40B में कार्यकारी साझेदारी को पारिश्रमिक दे है तो उनका पारिश्रमिक कितना होगा? 1,10,000, 1,50,000, 99,000, नन ऑफ द अबव से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सेक्शन बी है उसके अंडर में आपसे पूछा है कि कोई फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, तो उसका बुक प्रॉफिट कितना है? 1,10,000 है, और उसमें किसी पार्टनर को रिम्यूनरेशन दिया जाता है, तो वहां पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर में कितना रिम्यूनरेशन जो होगा उसको दे होगा या दिया जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका दो पॉइंट बनते हैं। पहला पॉइंट जो होता है उसमें देखा जाएगा कि पहले 3 लाख का, तो यहाँ पर जो बुक प्रॉफिट है वो आपका 1,10,000 दे रखा है, तो सीधे सीधे वही वाला पॉइंट लगता है यहाँ पर। उसमें क्या रहेगा कि जब हम निकाल रहे होंगे तो 2 पॉइंट इसमें भी बनते हैं। पहला पॉइंट अब इसका हो जाता है 1,50,000 रुपए, या फिर जो आपका बुक प्रॉफिट है उसका 90%। इन दोनों में से जो ज्यादा होता है उसकी क्या दी जाती है? उसका डिडक्शन दिया जाता है। तो यहाँ पर 1,10,000 का अगर हम 90% निकाल रहे हैं तो सीधे सीधे आप 99,000 99,000 हो जाएगा आपका जो 90% है। तो दोनों में से क्या ज्यादा है? जो ज्यादा है वो हमारा ए पॉइंट हो जाएगा, तो इसी 1,50,000 क्या होगा? उसका पारिश्रमिक दे होगा। एक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एग्जेम्प्टेड इनकम इज, कर मुक्त आय है, फॉरेन फंड, भविष्य निधि, लॉटरी, हॉर्स रेस, घोड़े की दौड़, या फिर ऑल ऑफ दीज, ये सभी। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो कर मुक्त आय है, तो कर मुक्त आय बहुत सी होती है। इनकम टैक्स एक्ट आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पे ये चीज पढ़ी होगी कि कर मुक्त आय जिस कुछ ऐसे इनकम्स होती हैं जिन पर टैक्स नहीं दिया जाता, या टैक्स हम इस तरह से कह सकते हैं कि नहीं लगता है, कर मुक्त होती हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है तो वहाँ पर एग्जेम्प्टेड इनकम जो होती है वो प्रोविडेंट फंड हो जाती है। जो प्रोविडेंट फंड होता है, भविष्य निधि जो होती है, उस पर टैक्स जो होगा वो नहीं लगता है। बाकी जो लॉटरी है, घोड़े की दौड़ है, या फिर बाकी दो ही दे रखी है, ऑल ऑफ दीज नहीं होगा, तो इन दोनों पर टैक्स लगाया जाता है। तो और ये किस में शामिल किए जाते हैं? जो आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होते हैं उसमें शामिल किए जाते हैं। जबकि जो आपकी भविष्य निधि होती है, प्रोविडेंट फंड है, वो किस में शामिल किया जाता है? वो आता है इनकम फ्रॉम सैलरी में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज असेसेबल इन द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ। निम्नलिखित में से किन मामलों में पूर्व वर्ष की आय पूर्व वर्ष में ही निर्धारण योग्य है? अ पर्सन इज एम्प्लॉयमेंट, रोजगार करने वाला व्यक्ति। अ पर्सन इंगेज्ड इन इलीगल बिजनेस, अवैध व्यापार में शामिल व्यक्ति। अ पर्सन हु इज रनिंग चैरिटेबल बिजनेस, धर्मार्थ व्यवसाय चलाने वाला व्यक्ति। अ पर्सन लिविंग इंडिया परमानेंटली, स्थायी रूप से भारत छोड़कर जा रहा व्यक्ति। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि आपने पढ़ा होगा कि जो टैक्स लगाया जाता है, जैसे इस वर्ष जो भी हमने इनकम जो होगी अर्न करी होगी, उस पर अगले वर्ष हम कर देते हैं, नेक्स्ट आपके जो असेसमेंट ईयर होता है उसमें टैक्स लगता है। लेकिन यहाँ कह रहा है कि जिस वर्ष हमने इनकम करी है, इनकम हमें हुई है, अर्निंग हुई है, उसी वर्ष में ही हमें टैक्स देना है। तो ऐसा किस कंडीशन में होता है? तो ऐसा उस कंडीशन में होगा कि जब जो व्यक्ति है वो स्थायी रूप से हमेशा के लिए भारत को छोड़ करके, इंडिया को छोड़ करके जा रहा है, तब वहां पर क्या होता है कि उसको उसी वर्ष में जो होगा वो टैक्स पे करके ही जाना होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्योंकि यहाँ पर आपको पता होगा जो टैक्स लगाया जाता है वो निवासी स्थिति, रेजिडेंशियल स्टेटस की बेस पर लगाया जाता है, ना कि सिटीजनशिप के। नागरिक नहीं हो सकता है कहीं बाहर का व्यक्ति हो, विदेशी हो, इंडिया में रह रहा हो, लेकिन वो आ, उस प्रीवियस ईयर में या उस ईयर में आ रहा है, निवासी माना जाएगा। कंडीशंस जो आपकी होती है ना, बेसिक कंडीशन और जो एडिशनल कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो माना जा रहा है आपका रेजिडेंट है इंडिया का, इसलिए उसको टैक्स देना होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जीएसटी इज टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फॉर्म। जीएसटी आय के किस स्रोत के अंतर्गत कर योग्य है? रेंट, किराया, हाउस प्रॉपर्टी, मकान संपत्ति, सैलरी, वेतन, प्रोफेशन, पेशा। जो जीएसटी होती है वो किसके हेड में आती है, किस हेड में आती है? आपको पता होगा इनकम के कितने हेड होते हैं? 5 हेड होते हैं। तो जो जीएसटी होती है कौन से हेड में आती है? ये आपकी सैलरी हेड में आती है, वेतन के अंतर्गत आती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ग्रेजुटी है, पेंशन है, अर्न लीव है, ये सब आपकी सैलरी में ही आती है, इनकम फ्रॉम सैलरी। बाकी कौन से 4 हेड होते हैं? एक हो जाएगा इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन होता है, इनकम फ्रॉम आपका कैपिटल गेन होता है, कैपिटल गेन चैप्टर, और एक इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की। बाकी चारों में जो नहीं आएगी वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द बेसिस ऑफ टैक्स फॉर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज। मकान संपत्ति से आय के लिए कर का आधार होता है रेंट रिसीव, प्राप्त किराया, एनुअल वैल्यू, वार्षिक मूल्य, स्टैंडर्ड रेंट, मानक किराया, म्युनिसिपल वैल्यू, नगरपालिका मूल्य। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की हम गणना करते हैं तो वहां पर जब हम कर का आधार जो मानेंगे तो उसके लिए यहाँ पर कौन सा किराया या मूल्य को लिया जाता है। तो इसके लिए कौन सा किराया मूल्य लिया जाएगा? तो आपका इसको सॉल्व किया जाता है, निकाला जाता है। तो एनुअल वैल्यू जो होती है, सबसे पहले होती है ग्रॉस एनुअल वैल्यू ली जाती है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो होगी वो निकाली जाती है, रिसीव्ड है, स्टैंडर्ड रेंट है, म्युनिसिपल वैल्यू, ये अलग अलग क्वेश्चन में आपके दे रखा होता है। उसके बेसिस पे जो सबसे कम होती है उसको ले लिया जाता है, वही हमारी क्या बन जाती है? ग्रॉस एनुअल वैल्यू बनती है। उस ग्रॉस एनुअल वैल्यू, जैसे इस तरह से अगर हम लिखें इसे शॉर्ट में जीएवी, कुछ इस तरह से इसे लिख दिया जाएगा यहाँ पर। उस इसमें से हम क्या लिस्ट करते हैं? म्युनिसिपल टैक्स, जो हमने नगर पालिका कर चुकाया होता है उसको लेस कर दिया जाता है। उसको लेस करने के बाद निकल करके हमारी याद आती है एनुअल वैल्यू, और इसी एनुअल वैल्यू के बेसिस पे हम आगे जो टैक्स होता है वो लगाया जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अच्छा क्वेश्चन है ये। और जो एनुअल वैल्यू आती है उसमें से भी आपके डिडक्शन दी जाती है अंडर सेक्शन 24 की। उसमें से एक 30% की होती है, इंटरेस्ट जो होता है वो दिया जाता है। उसके बाद निकल के इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन डिपेंड्स ऑन। आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत कर का भार निर्भर करता है सिटीजनशिप, नागरिकता पर, एज, आयु पर, रेजिडेंशियल स्टेटस, निवास की स्थिति पर, जेंडर लिंग पर। अच्छा क्वेश्चन है, अभी मैंने आपको समझाया ही था इसके बारे में कि सिटीजनशिप पे नहीं होता, नागरिकता पे नहीं होता, ना ही आयु पर होता है, ना ही जेंडर पे होता है। किस पर होता है? रेजिडेंशियल स्टेटस पे होता है, निवास की स्थिति पर होता है। और निवास की स्थिति कैसे निकाली जाती है? जो एडिशनल कंडीशन और बेस कंडीशन होती है उसके बेसिस पे निकाली जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यहाँ पर आपको 2 लिस्ट दे रखी है, आपको आपस में क्या करना है? इनको मैच करना है कि कौन सी किसके साथ जाएगी। तो एक साइड पर सेक्शन दे रखी है, दूसरी साइड पर बताया है कि कौन सी सेक्शन किस में जाएगी। तो आइए इसको देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे या कौन सी सेक्शन किस में जाती है। तो यहाँ पर जो आपकी सेक्शन 6 है, हाँ, और सब सेक्शन 1, तो ये कौन सी सेक्शन हो जाएगी? ये आपकी निवासी स्थिति जो निकाली जाती है, रेजिडेंशियल स्टेटस, वहां पर जाती है, यानी कि ये वाला आपका इसके साथ जाएगा। उसके बाद सेक्शन 10 डबल ए जो होती है वो किसके साथ जाएगी? तो वो आपकी अर्न लीव होती है, उसके साथ जाएगी, जो अवकाश वेतन होता है। ये 4th पॉइंट आपका आ जाएगा।
उसके बाद सेक्शन 10 सबसेक्शन 1, ये किसके साथ जाती है? एग्रीकल्चर इनकम कृषि आय और लीव ट्रैवल कंसेशन अवकाश यात्रा रियायती। आपकी दो चीजें बची हैं। सेक्शन 10 सेक्शन 1 जो है वो हो जाती है आपकी कृषि आय, एग्रीकल्चर इनकम हो जाती है, और जो सेक्शन 10 सेक्शन 5 है वो लीव ट्रैवल कंसेशन जो होती है उसमें जाएगी, यानी कि ये सेकंड नंबर पे आपका आ जाएगा। अब आइए यहाँ पर इसमें आपको दे रखे होंगे कि इसके सामने लिखे होंगे, आपको उसी से मैच कर लेना है। तो यहाँ पर जो आप देख रहे होंगे कौन सा सबसे करेक्ट हो जाएगा? हो जाएगा डी वाला पॉइंट। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर जरूरी नहीं होता आपको सारे पॉइंट पता ही हो, अगर आपको एक दो भी पता है तो भी आप आसानी से मैच कर ले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। A group items in ABC system of inventory control are, सामग्री नियंत्रण के एबीसी सिस्टम में ए मद में सामग्री की निम्नलिखित मदें सम्मिलित होती हैं। स्मॉल नंबर ऑफ आइटम्स विद लार्ज रुपी इन्वेस्टमेंट, अधिक मूल्य वाली कम मदें। लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स विद लार्ज रुपी इन्वेस्टमेंट, अधिक मूल्य वाली अधिक मदें। लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स विद स्मॉल मनी इन्वेस्टमेंट, कम मूल्य वाली अधिक मदें, या फिर वेरी हाई क्वांटिटी आइटम्स, या फिर वेरी हाई क्वालिटी आइटम्स, बहुत उच्च गुणवत्ता वाली मदद। तो यहाँ पर एबीसी सिस्टम जो है ऑलवेज बेस्ट कंट्रोल से बोला जाता है। आपने पढ़ा होगा कॉस्ट अकाउंटिंग में कि जो सामग्री लागत नियंत्रण होता है वहां पर ये चैप्टर आपने पढ़ा होगा, इसके बारे में एबीसी सिस्टम के बारे में। तो इसमें आपसे पूछा गया कि कौन सी मदें जो होती हैं वो सिस्टम ए में शामिल की जाती हैं। तो सिस्टम ए में जो शामिल की जाती हैं वो कौन सी हो जाती हैं? स्मॉल नंबर ऑफ आइटम्स विद लार्ज इन्वेस्टमेंट, कि बहुत कम मात्रा में जिसमें आप परचेज कर रहे हैं, बहुत ही कम नंबर ऑफ आइटम्स आप परचेज कर रहे हैं लेकिन उनकी लागत क्या है, बहुत अधिक है, जहाँ उसमें बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, उसको ए में शामिल किया जाता है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर मटेरियल वेरिएंसेस, सामग्री विचरांशों के लिए निम्न में से कौन सा असत्य है। यहाँ पर आपको बताना है कि ये जो दे रखे हैं ये क्या है, आपके फॉर्मूलाज दे रखे हैं, इसमें तो कौन सा गलत है आपसे ये पूछा है। MCV is equal to SQ into SP minus AQ into AP, MPV is equal to AQ ब्रैकेट में आपका SP minus AP, MUV is equal to AP ब्रैकेट में SQ minus AQ, या फिर MYV is equal to SC per unit ब्रैकेट AY minus AY SY। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें से कौन सा क्या है, जो भी आपके दे रखे हैं इसमें से कौन सा गलत है, आपको ये बताना है। तो इसमें जो गलत है वो ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, MUV is equal to AP। यहाँ पर आपका जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर जो आपका एपी दे रखा है, एवरेज प्राइस, ये एपी नहीं होता बल्कि स्टैंडर्ड प्राइस होता है, एसपी होता है करेक्ट फॉर्मूला। बाकी आपके ये सारे सही हैं, ये जो आपका सी वाला है यही गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ मशीन आवर्स आर 8000 एंड फैक्ट्री ओवरहेड अब्सॉर्प्शन रेट पर मशीन आवर इज ₹8, देन द अब्सॉर्ब फैक्ट्री ओवरहेड विल बी। यदि मशीन घंटे 8000 हैं तथा कारखाना उपरिव्यय अधिशोषण दर प्रति मशीन 8 है तो अधिशोषित कारखाना उपरिव्यय होंगे 1000, 8000, 64,000, 7992, 7992। यहाँ पर आपको बताना है कि जो मशीन घंटे है वो 8000 है और कारखाना उपरिव्यय जो अधिशोषित होते हैं उसकी दर कितनी, मशीन कितनी 8 है, तो आपको बताना है कि कारखाना उपरिव्यय कितने होंगे। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे आपको इससे मल्टीप्लाई कर देना है 8000 into 8। यहाँ पर आपको सीधे सीधे मल्टीप्लाई करना, कुछ उसमें ज्यादा ध्यान नहीं देना है, कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ ज्यादा नहीं निकालना है। मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 64,000 आ जाएगा। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट आर, लागत के तत्व हैं मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस, ऑल ऑफ द अबव। लागत के तत्व कौन से होते हैं? तो आपको पता ही होगा कि तीनों ही एलिमेंट होंगे कॉस्ट के। तो एक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्किंग पेपर्स विच कंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ द ऑडिट वर्क आर द प्रॉपर्टी ऑफ द। वे कार्यकारी पत्र जिनमें लेखा परीक्षण कार्य का विवरण होता है निम्न की संपत्ति होते हैं कंपनी, ऑडिटर, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कि जो ऑडिट का काम होता है तो ऑडिट के काम में जो पेपर्स बनाए जाते हैं, जो उनकी नोटबुक होती है या उनकी और जो सहायक पेपर्स वो तैयार करते हैं ऑडिट के, वो किसकी संपत्ति होते हैं या कौन उसका ओनर होता है, किसका अधिकार होता है, तो कौन उसकी संपत्ति होता है। तो यहाँ पर जो ऑडिट होता है, क्योंकि जो ऑडिटर है उन्होंने ही बनवाया है, उनका ही काम है, उन्होंने की ही पूरी
टीम करती है, इसलिए जो ऑडिटर होगा, अंकेक्षक होता है, उसका अधिकार होता है उन पेपर्स पर, ना कि कंपनी का या फिर रजिस्ट्रार का या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ऑडिटर का होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्लाइज आर इंक्वायरी इनटू द वैल्यूएशन, ओनरशिप, टाइटल, एक्सिस्टेंस एंड पोजीशन ऑफ एसेट। निम्नलिखित में से किसका संबंध संपत्ति के मूल्यांकन, स्वामित्व, स्वत्व, अधिकार, विद्यमानता और अधिकार की जांच से है? वॉचिंग, वेरिफिकेशन, इंटरनल चेक या फिर रूटीन चेकिंग। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो संपत्तियों का मूल्यांकन किया जाता है, उनका जो स्वामित्व होता है, स्वत्व होता है, अधिकार, विद्यमानता और अधिकार, इसकी जो जांच की जाती है, तो वो जांच क्या कहलाती है? तो वो जांच क्या कहलाती है आपकी? उसे हम कहते हैं वेरिफिकेशन, सत्यापन करना। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। जो प्रमाणन होता है, प्रमाणन में तो ये देखा जाता है कि जो जर्नल में लिखे रखे गए हैं, ट्रांजेक्शन्स लिखे गए हैं, वो उनके बीजक या फिर जो इनवाइस होते हैं या जो बिल्स हैं, रिसिप्ट हैं, वो अवेलेबल हैं, उन रिसिप्ट से मिलाना और ये देखना कि सही जगह पर सही एंट्री की गई है, सही अमाउंट में एंट्री की गई है, वो आपकी वॉचिंग कहलाती है, प्रमाणन कहलाती है। इंटरनल चेक, आंतरिक जांच में तो ये होता है कि किस तरह से कार्य हो रहा है, उसकी एक कर्मचारी से दूसरे कर्मचारी का यही जांच कर लेता है। नैतिक जांच रूटीन जो लगातार कंटिन्यूसली चलती रहती है। वेरिफिकेशन हो जाता है कि एसेट्स के बारे में देखना कि एक्चुअल में वो एसेट्स ओनरशिप किसके पास है, एक्सिस्टेंस है भी नहीं, पोजीशन किसका है, टाइटल किसका है, ये सब चीजें आती हैं, वो वेरिफिकेशन हो जाता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेकिंग द वैल्यूएशन ऑफ एसेट इज अ पार्ट ऑफ। संपत्तियों के मूल्यांकन की जांच करने का भाग होता है रूटीन चेकिंग का, वॉचिंग का, वेरिफिकेशन का, इंटरनल चेक का। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि संपत्तियों का जो मूल्यांकन की जांच की जाती है वो किसके अंतर्गत आता है। तो जो मूल्यांकन होता है, एक होता है वेरिफिकेशन, एक होता है आपकी चेकिंग होती है, वैल्यूएशन होता है। तो यहाँ पर जब बात आ रही है मूल्यांकन की, वैल्यूएशन की, तो वैल्यूएशन जो किया जाता है वो आपका किसके अंतर्गत आता है? वो वेरिफिकेशन में ही आ जाता है। यानी कि वेरिफिकेशन जो होता है, सत्यापन, वो बड़ा है और मूल्यांकन उसी के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। मूल्यांकन जो होगा वैल्यूएशन, उसमें खाली ये देखा जाता है वैल्यू से आपका क्या बना है। वैल्यूएशन वैल्यू क्या चेक करती है? वैल्यू ये देखती है कि जितनी एसेट की दिखाई गई है एक्चुअल में कि इतनी वैल्यू पर एसेट है, एक्चुअल में उतनी वैल्यू है भी कि नहीं। जैसे आपकी जो आपने अकाउंट्स बनाया उसमें 10 लाख दिखाई है वैल्यू किसी एसेट की, तो एक्चुअल में वो 10 लाख की है या नहीं है, गलत दिखा दी गई, डिप्रिसिएशन नहीं निकाला गया है, तो अगर वो चीज को चेक करना वैल्यूएशन कहलाता है। बाद में उसकी ओनरशिप का, पोजीशन का, इन सब की जो जांच होती है वो आपकी वेरिफिकेशन होता है, सत्यापन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एन ऑडिटर इज नॉट एन इंश्योरर एंड ऑल दैट ही इज रिक्वायर्ड टू डू इज टू एक्सरसाइज रीजनेबल केयर एंड स्किल। दिस डिसीजन वाज गिवन इन द कोर्ट केस ऑफ। अंकेक्षक एक बीमाकर्ता नहीं है, उसका कर्तव्य केवल उच्च सावधानी व कुशलतापूर्वक कार्य करना है, यह निर्णय दिया गया था निम्न न्यायालय केस में। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि किस केस में ये डिसीजन दिया गया था कि जो अंकेक्षक होता है एक इंश्योरर की तरह नहीं होता, एक बीमा करता नहीं है कि उसने अगर जांच करी है तो ये चीज 100% प्रूव हो जाएगी कि जो अकाउंट रखे गए थे वो सही होंगे। कुछ बहुत बड़े फ्रॉड अगर किए गए हैं तो वहां पर वो उन फ्रॉड्स को जिसमें सब लोग कंपनी के मिले हैं वो नहीं ढूंढ पाता है, क्योंकि वो सिर्फ जांच जो करता है वो किस बेसिस पे करता है? जो प्रमाणक होते हैं, जो वाउचर्स उसे दिए जाते हैं, उसके बेसिस पे खाली वो मिलान करता है। तो वहां पर वो बीमा करता कितना नहीं होता है। तो ये किस विवाद में कहा गया था? तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? जो लंदन और जनरल बैंक था, उस विवाद में ये बात बोली गई थी या निर्णय दिया गया था। एक और बहुत पूछा जाता है, अंकेक्षक एक शिकारी कुत्ता है या जो अंकेक्षक होता है शिकारी कुत्ते के समान है या फिर रखवाली करने वाले कुत्ते के समान है? तो ये भी बात कही गई थी। अच्छा, आप लोग कमेंट करिएगा मुझे कि ये वाला जो लाइन बोली गई थी, काफी सुना होगा आपने इसके बारे में, तो ये कौन से निर्णय में कही गई थी? ये आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच। इनके में से कौन सी जोड़ियां सही ढंग से सम्मिलित है? तो एक साइड आपको दे रखा, दूसरी तरफ दे रखा, आपको ये बताना है दोनों को देख करके कि इन चारों में से कौन सी करेक्टली मैच है। यहाँ पर आपसे ये पूछा है कि सही है, ये नहीं पूछा है गलत है। तो यहाँ पर एक से ज्यादा हो सकती है। नीचे आप देख रहे होंगे कोड दे रखे गए हैं, आइए देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो परीक्षण जांच होती है, टेस्ट चेकिंग होती है, रैंडम चेकिंग होती है, करेक्ट है। यहाँ पर जितने भी आपके पास वो दे रखी होती हैं, बुक्स हैं या फिर अकाउंट्स बने हैं, किसी भी अकाउंट को उठा लिया जाएगा रैंडमली और उसको चेक किया जाता है, देखा जाता है कि वो सही है या नहीं। और वो सही होता तो मान लिया जाता है कि हाँ वाकई भी सही होंगे। तो ये तो आपका करेक्ट हो जाएगा।
उसके बाद जो आपका दे रखा है इंटरनल चेक आंतरिक जांच, अ सिस्टम ऑफ ऑटोमेटिक चेकिंग, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। इंटरनल कंट्रोल आंतरिक नियंत्रण क्या होता है, इंक्लूड्स इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट, ये भी करेक्ट है। ये क्वेश्चन तो अलग से बनता भी है, ध्यान दीजिएगा। ये आंतरिक नियंत्रण में क्या चीजें शामिल होती हैं, या फिर ये पूछ सकता है कि इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट किसका भाग है, तो वो इंटरनल कंट्रोल का होते हैं। ये इससे 2-3 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इसको याद रखिएगा। फिर है अनुसंधान, इन्वेस्टिगेशन, जर्नल एग्जामिनेशन ऑफ ऑल अकाउंटिंग रिकॉर्ड, सभी लेखा अभिलेखों की समान परीक्षा, ये गलत हो जाएगा। जो अनुसंधान होता है या फिर जो आपका इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, उसमें सभी जो लेखे होते हैं उनकी गहन जांच नहीं की जाती है, बल्कि किसी एक कोई एक पॉइंट उठा लिया जाएगा या किसी एक उसको ले लिया जाएगा ट्रांजेक्शन को, उसकी गहनता से जांच की जाती है। तो यहाँ पर सभी लेखों की नहीं होती, तो यही आपका गलत हो जाएगा। बाकी तीनों आपके क्या हैं, करेक्ट है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था कि कौन सा कोड सही है, तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों सही है। आइए देखिए किस में दे रखा है, तो ये आपका ऑप्शन डी जो दे रखा है वहां पर दे रखा है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि डी वाला क्या था हमारा, ये 4th नंबर वाला गलत था, तो यहाँ पर 1, 2 एंड 3 ये करेक्ट आंसर होगा, और करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन अच्छे समझ में आए होंगे। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।